आप देख रहे हैं पॉलिटिकल स्टॉक एक्सचेंज यानी पीएसई में आपका स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं कि एक तरफ एनडीए है तो दूसरी तरफ आईएनडीआईए यानी इंडिया के गठन के बाद क्या विपक्षी एकजुटता एक बड़ी चुनौती मोदी सरकार के लिए बनने वाली है। क्या एनडीए का कुनबा मुकाबला कर पाएगा इंडिया के कुनबे से। आज हम आपके सामने सी वोटर के कुछ आंकड़े रखने वाले हैं क्योंकि हम आंकड़ों के नजरिए से ही पीएसई में चर्चा करते हैं। और सी वोटर के आंकड़े आपको बताने से पहले सबसे पहले परिचय खास मेहमानों से करा देते हैं जो हमारे साथ चर्चा में आज शामिल होंगे पीएसई में। प्रेम शुक्ला जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, हमारे साथ इस चर्चा में यहाँ पर स्टूडियो में जुड़ गए, स्वागत है आपका। संजय निरुपम जी, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के, हमारे साथ जुड़ गए। मृत्युंजय तिवारी, प्रवक्ता आरजेडी के, हमारे साथ स्टूडियो में है। अनुराग भदौरिया, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के। धीरेन्द्र कुमार, प्रवक्ता एलजेपी के। संजय कुमार जी, सोफोलॉजिस्ट, प्रोफेसर, को डायरेक्टर लोक नीति सीएसडीएस के, हमारे साथ शामिल हो रहे हैं। तो आइए आंकड़ों की बौछार आपके सामने करते हैं और बताते हैं क्या क्या सवाल पूछे गए सी वोटर के सर्वे में। याद रखिएगा, सी वोटर का ये सर्वे है और उनके सर्वे में जो आंकड़े सामने आए हैं वो हम आपके सामने रख रहे हैं। जो पहला प्रश्न, सोनिया गांधी की कोशिशों से क्या कांग्रेस पार्टी मजबूत होगी, ये प्रश्न पूछने पर विपक्ष के समर्थकों में से 63% लोगों ने कहा हां मजबूत होगी। एनडीए समर्थकों में से सिर्फ 31% ने, लेकिन 31% ने कहा कि हां सोनिया गांधी की कोशिशों से कांग्रेस मजबूत होगी और ओवरऑल मजबूत होगी सोनिया गांधी से, ये 51% लोगों का मानना था। अब आपको बताते हैं नहीं आएगी मजबूती कहने वाले सिर्फ 27 थे विपक्ष के समर्थक। एनडीए की तरफ से 57% लोगों ने कहा कि नहीं, सोनिया गांधी मजबूत नहीं कर पाएंगी कांग्रेस पार्टी को। और ओवरऑल में अगर आप देखें तो 39% है। जो अगला सवाल पूछा गया सी वोटर के सर्वे में, राहुल को राहत अगर नहीं मिलती है तो क्या विपक्ष का चेहरा किसे बनाया जाना चाहिए। याद रखिए, राहुल गांधी मोदी सर ने मानहानि कांड में अभी ऐसी स्थिति में है कि चुनाव लड़ना मुश्किल है और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट में मामला है, सुनवाई आगे के लिए टल गई है। सबसे ज्यादा वोट विपक्षी समर्थकों से मिले प्रियंका गांधी को। प्रियंका गांधी के लिए 37% लोगों ने बोला। एनडीए के समर्थकों में से 25% ने प्रियंका गांधी का नाम लिया और ओवरऑल 33%। और याद रखिए, प्रियंका गांधी मध्य प्रदेश में सक्रिय भी हो गई है। ग्वालियर जाकर उन्होंने मोदी सरकार को खूब घेरा है। दूसरा नाम आया नीतीश कुमार का, 14%। विपक्ष के समर्थकों ने नीतीश कुमार का नाम लिया, 13 एनडीए के समर्थकों ने और 14 ओवरऑल। अरविंद केजरीवाल का नाम लेने टाई समझिए, ये नीतीश कुमार और अरविंद केजरीवाल के बीच में है। 14 विपक्षी समर्थकों का, 13 एनडीए का और 14 दोनों के आंकड़े एकदम एक है। वहीं ममता बनर्जी के लिए 12, 7 और 10 यानी 12 विपक्ष के समर्थकों ने कहा ममता बनर्जी को चेहरा होना चाहिए, 7 एनडीए की तरफ से और वहीं ओवरऑल 10 लोगों ने बोला। जो अगला प्रश्न सी वोटर के सर्वे में जनता से पूछा गया, छोटी पार्टियों का साथ क्या विपक्ष का मास्टर स्ट्रोक है। बहुत सारी ऐसी पार्टियां, याद रखिए 15 पार्टियां आई थी पटना में, उसके बाद बहुत सारे छोटे दलों को मिलाकर 26 पार्टियां एक साथ मिली थी, 24 के लिए बेंगलुरु में। ऐसे में विपक्ष के समर्थकों में से 61% ने कहा हां छोटी पार्टियों के मिलने से फायदा होगा। एनडीए समर्थकों में से 47% ने ये एक तरह से अपने मन की भाव को सामने रखा, मन के भाव को उन्होंने कहा कि हां फायदा होगा विपक्ष को। वहीं पर 55 ओवरऑल हुआ। ना कहने वाले कि छोटी पार्टियों के मिलने से नहीं फायदा होगा विपक्षी एकजुटता को 27%, 37 एनडीए समर्थकों ने कहा और वहीं 31 ओवरऑल। अब बात करते हैं एनडीए के कुनबे की। जिस नाम को लेकर और जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एनडीए की बैठक में चिराग पासवान को गले लगाया, उसको लेकर खूब चर्चा है। अब ऐसे में चिराग क्या रोशन करेगा एनडीए को, यह सवाल पूछा गया सी वोटर के सर्वे में। चिराग पासवान के साथ आने का असर क्या होगा, तो बीजेपी को फायदा, विपक्षी समर्थकों में से 39% ने कहा। एनडीए समर्थकों में से 67% ने, 67% लोगों ने कहा कि चिराग के आने से फायदा होगा। वहीं ओवरऑल हो जाता है आंकड़ा 50 का। बीजेपी को नुकसान, विपक्षी समर्थकों में से 44%, 26% लोगों ने, एनडीए समर्थकों ने कहा कि हां नुकसान हो सकता है। वहीं 37 ओवरऑल का आंकड़ा आ गया है। अगला सवाल जो हमने पूछा वो है पंजाब के मद्देनजर एनडीए के कुनबे पर पुराना साथी अकाली दल जो कृषि कानून को लेकर साथ छोड़ गया था, बीजेपी अकाली दल साथ, तो क्या आम आदमी पार्टी को पंजाब में मिलेगी कड़ी चुनौती, क्या आपको कड़ी चुनौती मिलेगी। ये सवाल पूछने पर विपक्षी समर्थकों में से 41% ने कहा हां आपके लिए नुकसान होगा। एनडीए समर्थकों में से 53 53% ने कहा हां आपको नुकसान होगा, चुनौती होगी।
और 46 ओवरऑल। वहीं ना कहने वाले कि आपको चुनौती नहीं मिलेगी कहने वाले 40% विपक्षी समर्थक थे, 29% एनडीए समर्थक और 35 ओवरऑल। मध्य प्रदेश में बीजेपी को सीएम का चेहरा ऐलान कर देना चाहिए क्या घोषित तौर पर? हालांकि प्रधानमंत्री इससे पहले भोपाल से लेकर जहां जहां पहुंच रहे हैं शिवराज सिंह चौहान का नाम ले रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री उम्मीदवार अगले बार भी वही होंगे, ये घोषित कर देना चाहिए। विपक्षी समर्थक कहते हैं 57%, 66% एनडीए समर्थक, ओवरऑल 61। वहीं नहीं लेना चाहिए उनका नाम या फिर बीजेपी को सीएम का चेहरा का ऐलान करना चाहिए, नहीं करना चाहिए कहने वाले हैं 25, 26, 26, लगभग 1/4% कह रहे हैं कि नाम का ऐलान एमपी में बीजेपी को नहीं करना चाहिए। राजस्थान की अब बात करते हैं। राजस्थान में कांग्रेस गहलोत को सीएम उम्मीदवार बनाए। अशोक गहलोत और सचिन पायलट की लड़ाई किसी से छिपी नहीं है। विपक्षी समर्थकों में से 52% ने कहा हां अशोक गहलोत का नाम लीजिए। एनडीए में से 31 ने कहा गहलोत का नाम लेने को, ओवरऑल 43। वहीं ना कहने वाले 37% थे विपक्षी समर्थक, 48% एनडीए समर्थक, ओवरऑल 42। राजस्थान, छत्तीसगढ़ और इसी के साथ मध्य प्रदेश में आप लड़ी तो नुकसान किसे होगा? पब्लिक का परसेप्शन देखिए इस पर क्या है। ये बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है कि अगर आपने देखा ही है गुजरात में भी जाकर लड़े और उसके बाद वो राष्ट्रीय पार्टी बन गई है, ऐसे में राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में अगर आम आदमी पार्टी लड़ती है तो नुकसान किसे होगा? विपक्षी समर्थकों में से 36% ने कहा कांग्रेस को होगा। एनडीए समर्थकों में से 49% ने कहा कांग्रेस को होगा, ओवरऑल 41। वहीं बीजेपी को नुकसान होगा, ये विपक्षी समर्थकों में से सिर्फ 25% ने कहा, यानी विपक्षी समर्थक भी मानते हैं कि आम आदमी पार्टी कांग्रेस को ही नुकसान पहुंचाएगी। 19% एनडीए समर्थक कह रहे हैं कि बीजेपी को नुकसान होगा, वहीं 22% ओवरऑल, और दोनों को नुकसान हो सकता है। ये विपक्षी समर्थकों में से 23% कह रहे हैं, 20% एनडीए समर्थक, 22 मतलब ओवरऑल आप समझ लीजिए 20-22 के आसपास के आंकड़ा है, जो कहते हैं कि आम आदमी पार्टी के आने से इन तीनों राज्यों में कांग्रेस और बीजेपी दोनों को ही नुकसान हो सकता है। और जो आखिरी प्रश्न सी वोटर के सर्वे में पश्चिम बंगाल के मद्देनजर पूछा गया है वो आपको बता दें, क्योंकि पश्चिम बंगाल पंचायत चुनाव में हिंसा के लिए जिम्मेदार किसे मानते हैं, तो टीएमसी के लिए 27% विपक्षी समर्थकों ने कहा। एनडीए समर्थकों में से 59% लोग मानते हैं कि ममता बनर्जी जिम्मेदार है, ओवरऑल 41 हो जाता है। बीजेपी जिम्मेदार है ये कहने वाले 44% विपक्षी समर्थक थे, 44। 18% सिर्फ एनडीए के समर्थक थे जिन्होंने कहा कि बीजेपी भी जिम्मेदार है इसके लिए, 34 एवरेज हो गया। लेफ्ट 7, 5, 6, कांग्रेस 4, 3, 3, यानी बीजेपी और टीएमसी के बीच हिंसा की जिम्मेदारी और जवाबदेही लोगों ने मढ़ दी है। लेकिन विपक्षी समर्थकों में से 44% अगर ये मानते हैं और 27% मानते हैं कि टीएमसी जिम्मेदार थी, तो वो आंकड़ा भी बहुत कुछ कहता है विपक्षी एकजुटता पर। अब आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं और सबसे पहला प्रश्न आप ही से है, और वो प्रश्न ये है कि सोनिया गांधी जिस तरह से नेतृत्व कर रही हैं, हालांकि पटना नहीं, वहां मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी गए, लेकिन वो बेंगलुरु गई और उन्होंने 2004 में जिस तरह से यूपीए का रिवाइवल किया उसकी वजह से उनको समर्थन मिलता है। और यहां पर भी आप देख रहे हैं बहुत बड़ा हिस्सा आप एनडीए के समर्थकों में से 31% कह रहे हैं कि हाँ सोनिया गांधी कांग्रेस को मजबूत कर सकती है। इसलिए आप लोग जितने आरोप उन पर या उनके परिवार पर लगा रहे हैं वो धराशायी नहीं हो जाते। एक तो ये सिद्ध हो गया कि श्रीमती सोनिया गांधी ने जिन अपने युवराज श्रीमान राहुल गांधी को अपना वारिस बनाने का आज से 10 साल पहले ऐलान किया था, वो वारिस जो है फेल हो गया। दूसरी बात, अब भारतीय जनता पार्टी जब 2019 में चुनाव लड़ी तो 436 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी थे। 225 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को 50% से ज्यादा वोट मिले। उसमें से 105 सीटों पर हमारी जो विक्ट्री मार्जिन 3 लाख से अधिक है और 138 सीटों पर हमारी विक्ट्री मार्जिन 2 लाख से अधिक है। अब हमारे साथ अन्य दल भी, जैसे हमारे साथ हर जगह दल जुड़ते चले जा रहे हैं, उसका परिणाम यह है कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन जिस तरह से आगे बढ़ा है, उसके कारण अब कांग्रेस से चिंतन करने लगी है कि हम किसको ले आए कि अपनी किसी तरह से चेहरा बचा ले। कांग्रेस का जो गठबंधन है अभी जो दिखाई, जो बेंगलोर में एकत्र हुई थी 26 पार्टियां, एक सवाल पूछो प्रेम जी, आपको टोक के पूछ रही हूँ, आप ही से पूछ रही हूँ, ये एनडीए की बैठक हम लोग पैरेलली उसी दिन करें 18 को जिस दिन विपक्ष की बैठक हो रही है, ये किसका आइडिया था? ये कहां से ये आया? ये पैरेलल बैठक करने की आवश्यकता है जी। भारतीय जनता पार्टी की बैठक का 25वां रजत जयंती वर्ष था। ये तो अभी भ्रूण है,
अभी सिर्फ नाम डिक्लेयर हुआ है, अभी जो है दुल्हा तय भी नहीं हुआ है, देखुआर आया भी नहीं है, और मामा और फूफा जो है वो मुंह फुला के साइड हो लिए हैं। इनके यहाँ तो ये दशा है। और यहाँ कौन साइड हो लिए है? अरे भाई, पहली बार में मामा मुंह फुला के भगे केजरीवाल, दूसरी बार में फूफा पलटू राम भगे, और अब तो उनकी ये स्थिति है, पहले 6-8 महीने पलटते थे, आज सवेरे एक तरफ हुए, दोपहर तक पलट गए। पहले नाराजगी खबर आई, फिर दोपहर में कहा नहीं नाराज नहीं है जी, कोई नहीं, हम नहीं नाराज है, हम चलेंगे बारात में, पर दुल्हा तय कर लो। तो इनकी ये जो दशा है कि दुल्हा ही नहीं तय हो पा रहा है कि बारात जाएगी कहाँ, बारात में आएगा कौन, मौसा जी कहाँ किस गाड़ी में बैठेंगे, फूफा जी कहाँ रहेंगे, इसकी परेशानी है। आप लोगों का तो इवेंट मैनेजमेंट इतना है, आप लोग लेंड कर दीजिए कि कौन किस गाड़ी से आएगा जाएगा। वो भी हम ही से लेंगे। ओ हो ही संजय जी, है। अच्छा एक करके संजय जी आपका जवाब इस पर। और जो दूसरा प्रश्न सी वोटर के सर्वे में है, उसमें प्रियंका वाड्रा गांधी का नाम सबसे ऊपर आ रहा है 37 में। तो क्या आप लोग, क्योंकि कई लोग ये मानते हैं ना कि राहुल गांधी के रहते हुए प्रियंका गांधी को आगे करने में आपकी पार्टी हिचकती है, क्या इस हिचक को छोड़ेंगे? दोनों प्रश्नों पर आपका जवाब। देखिए, सबसे पहले ये बता दूं मैं आपको कि श्रीमती सोनिया गांधी जी की जो गरिमामय उपस्थिति थी बेंगलुरु में, उससे निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी में हड़कंप मचा हुआ है। पटना में जब 15-16 पार्टियां जब जमा हुई, तभी से भारतीय जनता पार्टी परेशान है, एकदम हैरान थी। और उसके बाद देखते देखते 1 महीने के अंदर ये 26 पार्टियां जमा हो गई, जिसमें लगभग 10 मुख्यमंत्री थे। और ये तमाम ऐसी पार्टियां हैं जिनके अपने राज्यों में बहुत गहरी जड़ें हैं, जो एक वर्षों से या तो कांग्रेस के खिलाफ या कांग्रेस के साथ लड़ रही हैं, और बड़ा उनकी बड़ी ताकत है। तो ऐसी पार्टियां सब मिल जाएंगी तो लगभग 60 से 65% वोट एक साथ हो जाएगा। और भारतीय जनता पार्टी जो हमेशा विपक्ष के वोटों के बिखराव का लाभ उठा करके, नाजायज फायदा उठा करके जीतती हुई दिखती है, ऐसे भारतीय जनता पार्टी के मैनेजर्स को या फिर उनके नेतृत्व को बहुत ज्यादा संकट दिखने लगा। इसलिए आनन फानन में उन्होंने 38 में से 24 ऐसे दल हैं जिनका कोई एमपी नहीं है, जिनका कोई मतलब जो हवाई पार्टियां हैं, ऐसे 38 दल तथाकथित तौर पर उनको बुलाया और एक एनडीए का रजत जयंती वर्ष मनाने का एक आह्वान किया गया। बहुत अच्छा किया। एनडीए की स्थापना वाजपेयी जी ने की थी, और एनडीए की अगर एनडीए की जयंती मना रहे तो बहुत अच्छी बात है, इसका हम विरोध नहीं करते। लेकिन जिस एनडीए को इन लोगों ने दफन कर दिया था लगभग, और कारपेट के नीचे कहीं छुपा दिया था, वो एनडीए अचानक एक अवतरित हो गई। इसलिए क्योंकि विपक्ष की एकता, और विपक्ष ने जो कोशिश की, इसमें सोनिया जी का एक मस्तिष्क था, नीतीश कुमार का था, खड़गे जी का था, राहुल जी का था, सारे जो विपक्ष के बड़े बड़े नेता हैं, सभी लोगों ने सोचा कि छोटी बड़ी पार्टियां सबको जमा किया जाए और सबकी जो अपने वोट है उन वोटों को जमा किया जाए, ताकि भारतीय जनता पार्टी को रोका जाए। और इस हिसाब से सोनिया जी जब वहां पर बेंगलुरु जाती है तो एक बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है और एक बहुत अच्छा मैसेज आता है, इंडिया करके एक नाम आता है, और वो एक बहुत ही आकर्षक नाम आता है। दूसरी बात आपने पूछी प्रियंका गांधी के बारे में। निश्चित तौर पर प्रियंका गांधी की कांग्रेस पार्टी के एक महत्वपूर्ण नेता है। सोनिया जी का एक अपना महत्व, राहुल जी राष्ट्रीय स्तर पर एक बहुत जबरदस्त इमेज लेकर के उभरे हैं, खासकर भारत जोड़ो यात्रा के बाद, और उनका जो उनके बारे में जो एप्रिसिएशन है वो चारों तरफ हो रहा है, तो उनका भी एक नेतृत्व उभर के आया है। और तीसरी नेत्री जो हमारी हैं वो प्रियंका जी हैं, उनका भी एक महत्व है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। ये मोटा मोटी तौर पर, अब जब फूफा और मामा वाली जो बात है, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है भाई। बीजेपी जानबूझ करके एक नेगेटिव नैरेटिव तैयार करने की कोशिश में लगी रहती है। और परसों मैं आपसे बात करते समय बोल रहा था कि आप लोग भी कैरिड अवे मत हुआ करिए। नीतीश कुमार कोई गुस्सा होकर नहीं गए थे, नीतीश कुमार को जल्दी फ्लाइट पकड़नी थी, मुख्यमंत्री हैं, बिहार में और कोई मीटिंग रही होगी इसलिए चले गए। अचानक बीजेपी ने आग लगा दी कि भाई नीतीश कुमार नाराज होकर भाग गए, नाम इसने नहीं दिया, नाम उसने दिया, जो भी हो। दूसरे दिन नीतीश कुमार बोल दिए कि साहब ऐसा कुछ भी नहीं है। पहले उनके पार्टी के अध्यक्ष आते हैं, फिर नीतीश कुमार जी भी आते हैं, फिर भी मीडिया में चल रहा है कि नीतीश कुमार नाराज हो गए, फूफा हो गए, मामा हो गए। कृपया करके मत करिए। हालांकि भारतीय जनता पार्टी को यह सब करते रहना पड़ेगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में जबरदस्त हड़कंप है, तंबू में घबराहट है, और लगभग 60-65% वोट अगर जमा हो जाएंगे तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी को कष्ट होगा। आप तो मुंबई में हैं, आप आरजेडी वाली पार्टी के मृत्युंजय तिवारी जी बताएंगे कि वो जो फूफा मामा वाला है, बताइए। वो कह रहे हैं कि नीतीश बाबू पहले नाराज थे, इंडिया नाम रखा जा रहा है, उन्हें पहली बार मीटिंग में पता चला, शायद तेजस्वी जी को भी यही हुआ था। नहीं देखिए, ऐसे टॉप 4 में आप लोग का कहीं नाम नहीं है तेजस्वी जी को। नहीं देखिए, नाम के लिए नहीं, काम के लिए न हम लोग
ये विपक्षी एकजुटता की बात बिहार से ही न शुरू हुई थी। तो ये नाम के लिए जो लोग परेशान हैं उनको पता चल जाएगा कि जनता नाम पर नहीं काम पर वोट करती है। बिहार से विपक्षी एकजुटता की मुहिम जो आदरणीय लालू प्रसाद जी, आदरणीय नीतीश कुमार जी, श्री तेजस्वी यादव जी ने शुरू की, उसकी सफलता की कहानी बेंगलुरु की बैठक है जिसमें 26 दल आए। अभी फूफा और मामा कर रहे थे, यही लोग कह रहे थे आप ही के डिबेट में अंजना जी कि वो नहीं आएंगे, ये नहीं आएंगे, इसका वहां लड़ाई है। 26 दल आए। अब देखिए ये बैठक और ये सफलता इस बात की गारंटी है कि भाजपा मुक्त भारत बनाने का जो संकल्प है इसकी गारंटी बेंगलुरु की बैठक है। अब दूसरी ओर जो लोग ये बात कर रहे हैं वो नाराज हो गए, वो हम कह रहे हैं वहां जो 38 दल आए, अगर प्रेम भाई भी हमारे बीजेपी के प्रवक्ता भाई बता दें 38 में 25 दल का भी नाम, तो हम यहाँ पर डिबेट छोड़कर चले जाएंगे। खुली चुनौती है सबका। इनको क्या लिस्ट लेकर के आप आए हैं, और हम 26 दल वैसे बैठे हैं जो अपने अपने राज्यों में सरकारें हैं जिनके पास जनाधार है। ये लड़ाई देखिए, एक सेकेंड, आज दोनों का टेस्ट होगा, दोनों का टेस्ट होगा। 15 के बाद जो दल ऐड हुए उनका नाम आप बताइए, उसके बाद इनसे भी नाम पूछूंगी। सबका पहले आप उनको हम चुनौती हमने दिया है, पहले उनका पहले बता दीजिए। मोबाइल कोई नहीं नहीं, कोई मोबाइल नहीं, हम पलटिए मोबाइल, सारे मोबाइल इधर दीजिए। अब प्रेम शुक्ला जी नाम बताइए। 38 का तो मुझे याद नहीं, मैं अनायास किसमें नहीं पढ़ूंगा, सरेंडर कर दिया। 26 का आप बता दीजिए। हम बता देते हैं। हाँ 26। 15 के बाद जो ऐड हुआ है, 15 के बाद ही हम ऐड के बात बता रहे हैं। देखिए जो जो दल आए वो सारे जो उत्तर प्रदेश से आए। तमिलनाडु के 4 का नाम बताइए, जाने दीजिए, सब छोड़ देते हैं। आप तो जो बात हम आपको चुनौती दे रहे हैं वो आप हमको नहीं, कह रहे बता रहा हैं। हूं, हमारे उत्तर प्रदेश का 26 अरे हमारे तमिलनाडु के 4 का नाम अब मैं कुछ और कह रही हूँ, मैं कह रही हूँ आप दोनों का वही हाल है। वही नहीं, तमिलनाडु के 4 का हमारे नाम पास बताइए। कौन नहीं जानता है ममता दीदी को, कौन नहीं जानता इनको है नहीं शरद पता पवार है, जी को, कौन सारे इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर्ड है कि नहीं, पहले ये बताइए। नहीं वो सारे इलेक्शन कमीशन पक्का? 38 लेकिन आपको नाम नहीं पता है। हाँ नहीं बता सकते, नहीं वो पता समझ है। जाएगा। आपको पता है? हम मानते हैं, हम ये मानते हैं दोनों मान रहे हैं, 26 में 5-6 दल ऐसे होंगे जिनके MP नहीं होंगे। लेकिन राजद आप के भी बताइए MP अंजना है। जी, अरे आरजेडी अंजना का जी 0 MP 20-22 दल ऐसे हैं आरजेडी का जिनका 0 MP अपना है। जनाधार है, राष्ट्रीय का स्तर कितना पर उनका लोकसभा MP अस्तित्व है? है। ये सारे लोग आरजेडी का देश की लोकसभा जनता कितना MP है? नहीं, आदरणीय प्रधानमंत्री आरजेडी का जी लोकसभा में कितना किस MP तरह है? भयभीत हुए ये आरजेडी का देखिए। लोकसभा जब कितना MP है? पार्लियामेंट में प्रधानमंत्री जी कह रहे थे सीना ठोककर एक अकेला सब पर भारी, आज क्यों जरूरत पड़ी नगरी नगरी द्वारे द्वारे घूमकर आमंत्रण देने के लिए आए छोटे छोटे दलों को। कल तक तो नड्डा जी कह रहे थे क्षेत्रीय दलों की जरूरत नहीं है, क्षेत्रीय दलों को समाप्त कर देना चाहिए। जेडीयू सहयोगी थी, उनके विधायक को अरुणाचल में तोड़ रही थी। आज ये बीजेपी किस तरह डरी हुई है। आरजेडी के लोकसभा में कितने MP है? इनके तो नहीं है। हमारे तो रोज आप पूछ रहे थे ना, हमारी तरफ हमारी सरकार संजय निरुपम ने क्या आरोप पर इससे लगाया? आरजेडी छोटी पार्टी नहीं होगी, लेकिन क्योंकि वहाँ पर वो सत्ता में है बिहार में। सांसद इनके भले एक भी नहीं है, इनके भी शून्य ही सांसद। ठीक है, तो आरजेडी अनुराग जी, इनके 0। अनुराग जी आधा भी बता दीजिए, अपना 13 बता दीजिए। नहीं मैं 26 27 बता दूंगा। चलिए बताता हूँ, शुरू करता हूँ। पहले याद कीजिए आप किसके स्टूडियो, एक सेकंड, किसके स्टूडियो में याद कीजिए। मुझे याद है ना, यहाँ पे शाउटिंग मैच नहीं करते प्लीज, एक एक करके। चलिए आपके भी 0 है, सांसद यही वो कह रहे हैं, लेकिन छोटी पार्टी नहीं होती आपका नहीं है, लेकिन हमारे नेता का जनाधार पूरे देश फूफा जी में मामा जी वाला मामला, ये ऐसा हवाई नहीं है। अरविंद केजरीवाल जी पीसी में नहीं शामिल हुए, ऑर्डिनेंस पर वो सपोर्ट चाहते थे। नीतीश बाबू को शौक लगा जब उनको इंडिया नाम अंदर में ही पता, क्योंकि उन्होंने शुरुआत की थी तो उनको बुरा लगा। ये सब डिफरेंसेस को आपको संभाल कर आगे बढ़ना है। और फूफा जी मामा जी कह रहे हैं देखिए, और दूल्हा का नाम भी पूछ रहे हैं। कितनी अच्छी बात है कि भारतीय जनता पार्टी ने मान लिया कि इंडिया ही जीतेगा, क्योंकि अब वो इंडिया की बात करने लगे। इंडिया में ही मामा फूफा चाचा यही सब बारात में पाए जाते हैं। आपके यहाँ तो है ही नहीं, ना मामा है, ना फूफा है, ना चाचा है, और कोई है तो बता दो, भतीजे भी नहीं है। तो जहां परिवार ही नहीं है, जहां ये रिश्ते ही नहीं है, तो आप इंडिया है ही नहीं। बिल्कुल सही, आप एनडीए हो सकते हैं, इंडिया नहीं हो सकते। इंडिया में रिश्तों की चाचा अहमियत होती भतीजे है। सबको लेके आ गए इंडिया कहाँ वो चिराग पासवान, जिनको लाते हैं पारस, ये पहले लतियाते हैं, उनकी झोपड़ी ओपड़ी सब उड़ा देते हैं। जब बेघर हो जाते हैं
चाचा भतीजे फिर उनको मिलाते हैं, आओ आओ अब तुम लोग दोनों पैदल हो गए, आओ हमारे पास आओ, हम कुछ आपका जुगाड़ लगाएंगे, दोबारा से घर बसाएंगे। तो आप इस तरह से पहले बेघर करोगे, उसके बाद उनको घर देने की कोशिश करोगे, ये बीजेपी मुझे तो लग रहा है कि आप अखिलेश यादव की कहानी सुना रहे हैं, क्योंकि बुआ और भतीजा 19 में आए थे ना साथ में। तो नहीं, तो और फिर आए उसके थे ना, बाद क्या हुआ? तो नहीं आए थे तो क्या आए थे ना, इसके मतलब आप कहते हो ना कि इस देश के अंदर में रिश्तों की अहमियत है, जो भारतीय जनता पार्टी नहीं जानती है, उसके जो बाद क्या भारतीय किया? जनता पार्टी नहीं जानती है। उसके बाद क्या अरे किया? उसके बाद कोई हमारी लाठी थोड़ी चली, उसके बाद क्या सबका हुआ? वही हाल नहीं, है। सबका वही ये हाल हो, नहीं है, आप हो, सब नहीं, वही है। सबका वही हाल नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के साथ दिक्कत है कि आज वो इंडिया बोलने से भी डरने लगे हैं। इंडिया नाम ले दो तो उनके चेहरे से हवाइयां उड़ जाती हैं। जिस इंडिया जीतेगा, जिसके लिए बोलते थे डिजिटल इंडिया, उस बोलते थे हम मेक इन इंडिया, सुनिए खेलो इंडिया, आज वो इंडिया शब्द हटाने की कोशिश कर रहे हैं। कई लोग तो अपने ट्विटर अकाउंट से इंडिया हटा दे रहे हैं। कमाल है, जो इंडिया बड़े घमंड से लिखते थे। इसलिए मैं इनसे कहता हूं, इंडिया वाले ही जीतेंगे, इंडिया वाले आएंगे। सुन लीजिए प्रेम जी, पीडीए का विकास कराएंगे, इंडिया वाले आएंगे। इंडिया में पीडीए यानी विकास की बात इंडिया के साथ, विकास की बात अगर होगी तो इंडिया के साथ होगी। आपके साथ विकास की बात हो ही नहीं सकती, क्योंकि आप विकास की तो बात करना ही नहीं चाहते। आप मामा फूफा चाचा चाची तो करते हो, लेकिन उनका सम्मान नहीं करते, उन शब्दों का सम्मान नहीं करते। उस जो वाक्य आप बोलते हो मजाक में उड़ाते हो आप। ये रिश्ते मजाक में उड़ाने लायक नहीं है। ये रिश्ते हमारे लिए देश की धरोहर होते हैं, जिनको आप मजाक में उड़ाने की कोशिश करते हो। आपने जनता का मजाक उड़ाया, आपने किसानों का मजाक उड़ाया, आपने महिलाओं के साथ अन्याय होते हुए देखते रहे, आप नहीं बोले, क्योंकि आप मजाक उड़ाने की स्थिति में रहते हो। आप रिश्तों का मजाक मत उड़ाइए। मणिपुर में आपने देखा क्या घटना हुई है। आप माइक लगाया, 77 माइक दिन बाद लगा, आप दौड़े हुए। माइक लगा हुआ है, माइक लगा है, चिल्लाइए। लेकिन जब बात होती है तो बात याद आती है कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी रिश्तों का मजाक उड़ाती है। इसी वजह से आप कभी ना महिलाओं का सम्मान कर पा रहे हो, ना उनका सम्मान बचा पा रहे हो, ना किसानों का सम्मान कर पा रहे हो, ना युवाओं का सम्मान कर पा रहे हो, ना देश की जो व्यक्ति परेशान है उनका सम्मान कर पा रहे हो। छोटा सा जवाब फिर दे देंगे आपको। चलिए, रिश्तों की इनको याद आई। जो अखिलेश अपने पिताजी से माइक छीन ले रहे थे, चाचा को पार्टी से फेंक दे रहे थे, उनको रिश्ते याद आए। ये अच्छी बात है। सिर्फ इतना बताइए, आप सपा वाले जो है कांग्रेस के साथ बसपा के साथ समझौता कर रहे हैं कि नहीं? यूपी ये बोलिए, इंडिया गठबंधन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? कि नहीं? इंडिया तो जीतेगा ही जीतेगा, बस इंडिया लेकिन जीतेगा। एंटी इंडिया वाला इंडिया नहीं, इंडिया वो जीतेगा। एंटी इंडिया वाला नहीं। बधाई आपको, इंडिया वो जीतेगा। आतंकवादियों का समर्थक इंडिया नहीं जीतेगा। बस ठीक है धीरेन जी, आपके यहाँ तो अपने घर की लड़ाई, एनडीए की बैठक होने वाली है। उस दिन सुबह में भी आप लोग अलग अलग, मतलब चिराग पासवान कुछ कह रहे हैं, पशुपति मतलब हाजीपुर सीट को लेकर लड़ाई है कि हाजीपुर से मैं ही लड़ूंगा, पशुपति पारस चाहते हैं। अब चिराग पासवान को लग रहा है मेरे पिता की पूरी विरासत है, वो जमुई छोड़ के अब हाजीपुर से सीट को लेकर लड़ाई हो रही है। मतलब कैसे साथ है, क्या साथ है? देखिए अंजना जी, कोई लड़ाई नहीं है। हमारे नेता हमारी विरासत की सीट जो रही है उस पर वो लड़ेंगे, और हमारे अंदर में कोई लड़ाई नहीं है। कौन लड़ेगा? एनडीए बिल्कुल, हम चिराग पासवान जी लड़ेंगे। पशुपति जी छोड़ देंगे? अब छोड़ेंगे कि नहीं छोड़ेंगे ये उनका विषय। नहीं छोड़ेंगे तो क्या कीजिएगा? फिर भी लड़ेंगे वहाँ। दोनों लड़ेंगे? अब वो नहीं लड़ेंगे, मेरे आमने नेता सामना हो लड़ेंगे, जाएगा? मेरे नेता लड़ेंगे। दोनों लड़ेंगे आमने सामने? अब नहीं, आमने सामने की बात होगी, वो बाद में देखी जाएगी, लेकिन मेरे नेता वहाँ पे लड़ेंगे। अब इन्होंने कहा कि चिराग पासवान जी तो बेघर, अब चाचा भतीजा नहीं कहानी हो गई। अंजना जी, अनुराग जी ने कहा था कि बेघर कर दिया गया था मुझे। इन लोगों को बड़े महल और घर में रहने के शौक हैं। ये लोग नए परिभाषा लिखने में कर रहे हैं, व्यस्त हैं। नियम के तहत घर को हमको छोड़ाने का काम किया गया था सरकार के द्वारा। ऐसा तो कोई नहीं है कि वंशवादी के अब उस किला में वही रहेंगे, उस किला में वही रहेंगे। आज उनके पास वो कानूनी प्रक्रिया थी, अलग होना पड़ा था। उसमें दुलार का वीडियो दिखा रहे हैं हम, जो मोदी जी ने गले लगाया था चिराग पासवान। बिल्कुल, वो उनके व्यक्तिगत रिश्ते रहे हैं अंजना जी। और उस दिन रहे हैं जब आदरणीय रामविलास पासवान जी का उनका साया उठा था, तब उस समय उन्होंने व्यक्तिगत तौर पर उनकी देखरेख करी थी। इसलिए पर्सनल उनके रिश्ते हैं, मैं उस पर नहीं जाना चाहता हूं। और वैसे भी मैं कहता हूं ना, एक भी ऐसी टिप्पणी बताइए ना कि इस बीच में हमको बहुत सड़कों पे संघर्ष भी करते रहे, आज भी कर रहे हैं, लेकिन एक भी ऐसी टिप्पणी, बहुत लोगों ने प्रवोक करने का भी काम किया, लेकिन हमारे नेता ने या बीजेपी के किसी नेता ने हम लोग दोनों के बीच में कोई ऐसी एक अभद्र टिप्पणियां बता दीजिए, नहीं हम लोगों ने की है। और 2014 में भी जाने का जो एनडीए में था फैसला, मौसम वैज्ञानिक जरूर कहलाते थे, रामविलास पासवान जी थे भी, लेकिन उस समय हमारा छोटा यंत्र भी तैयार हो चुका था। हमारे आदरणीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी वर्तमान जो हैं, उनका यह डिसीजन था। हम मलाई और सत्ता के लिए किसी के साथ हाथ मिला के नहीं बैठे थे। आज पुनः हम वहीं आए हैं जहां से हम गए। संजय कुमार जी, आपसे पूछ रही हूँ मैं,
ओवरऑल जो परिस्थिति दिख रही है चिराग पासवान के आने से, हमने समर्थकों से भी पूछा है, तो जो बीजेपी को नुकसान होगा कहने वाले एनडीए के भी 26%, एक चौथाई लोग हैं। ये फायदा पहुंचाएगा, क्या पहुंचाएगा? और क्या एक फोर्स अब बचे भी हैं चिराग पासवान और उनकी पार्टी इस तरह से दो फाड़ होने के बाद? और पूरा यूपीए मतलब एनडीए, माफ कीजिएगा, एनडीए वर्सेस इंडिया जो अब हम देख रहे हैं, उसमें क्या देखते हैं? देखिए, पहले चिराग पासवान वाली बात करें, उसके बाद जब से पार्टी में बंटवारा हुआ उसके बाद से कोई चुनाव नहीं हुए, लेकिन अगर आप देखिए बंटवारा किस तरह से हुआ है, पार्टी किस तरफ गई, एमएलएस को ले लीजिए, एमपीज को ले लीजिए, मुझे लगता है बहुत साफ है। अगर उन आंकड़ों को देखें और उससे अगर वोट प्रतिशत निकालने की कोशिश करें तो बहुत साफ दिखाई पड़ता है कि चिराग पासवान के पास जो पार्टी बची है वो बहुत छोटी सी पार्टी बची है, वो नाम मात्र की पार्टी है और पूरी की पूरी पार्टी पशुपति पारस के साथ चली गई है। तो ये अब आने वाले चुनाव बताएंगे, आंकड़ों को की पुष्टि करेंगे, लेकिन मुझे तो अभी ऐसा ही कुछ दिखाई पड़ता है। दूसरी बात, एनडीए और इंडिया वाली बात, आंकड़ों को देखें, 2019 में पार्टियों को जितने वोट मिले थे, एक तरफ 36 है, एक तरफ 36 पार्टियां हैं और दूसरी तरफ 28 है, 26 पार्टियां हैं। अगर आप इनके वोट को का हिसाब लगाने की कोशिश करें, जितना 2019 में वोट आया था, एनडीए का वोट मामूली गिरता है, जितना वोट उनको 2019 में आया, 44% के करीब वोट था एनडीए को, वो गिर के 42 पर आता है। उस समय जो यूपीए था अब वो इंडिया हो गया, तो उसका एनडीए से सर जेडीयू को बाहर किया है आपने? हाँ, बिल्कुल बाहर करके, बिल्कुल बाहर किया। तो उससे अब जो इंडिया जो है, जिसके पास अब उसके पास लगभग 148 सीटें दिखाई पड़ती है और वोट प्रतिशत उनका 36% पहुंच जाता है। अभी भी फासला है 36 और 42, 6% का फासला है। तो फासला अभी भी बरकरार है। किसी भी आप लेंस लगा के देखने की कोशिश करें, वोट प्रतिशत के हिसाब से देखें, एमएलएस के हिसाब से देखें, नंबर ऑफ एमपीज के हिसाब से देखें, तो फासला अभी भी बरकरार है। लेकिन परिवर्तन क्या है? परिवर्तन बहुत साफ है। एनडीए थोड़ा नीचे आ गई है, अकाली दल भी, शिवसेना भी, ये सब बाहर करके आप बता रहे हैं। इंडिया जो है ऊपर, उस गठबंधन का प्रभाव ऊपर हो गया है। और जो आज से 3-4 महीने पहले जब विपक्षी एकता की कोई सूरत नजर नहीं आ रही थी, तो ऐसा लगता था कि शायद चुनाव बिल्कुल एक तरफा हो जाएगा, अब वैसा दिखाई नहीं पड़ता और बीजेपी को एक चुनौती मिलने की संभावना दिखाई पड़ रही है। धीरेन जी, आप बहुत जवाब देना चाह रहे हैं कि चिराग जी कुछ नहीं, छोटी अरे एक मिनट मेरी तरफ मत बोलो, इन्होंने एक सेकंड प्लीज, अनुराग प्लीज, आई एम मेकिंग अ रिक्वेस्ट। नहीं, आई विल नॉट अलाउ दिस। मिस्टर धीरेन, कहा इन्होंने कि चिराग पासवान की पार्टी को दिखलाना पड़ेगा, लेकिन शायद भूल रहे होंगे कि जब 2 वहां पे उपचुनाव हुए थे और टूटने के बाद भी हमारी पार्टी, हमारे नेता को बीजेपी ने बजाबते आमंत्रण देकर बुलाया और जिसका परिणाम भी हुआ कि जीत में अहम भूमिका मानी गई और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने लिखित तौर पर हमारे नेता को धन्यवाद दिया कि आपके सहयोग से हम लोगों की जीत हुई है। तो देखिए, गोपालगंज और कोहनी 2 सीट जी, हाँ। और संख्या बल क्या, जहां तक बात कह रहे हैं ना, एमपी होना, एमएलए होना ठीक है, आपने भी अभी बोला था अंजना जी कि राजद मजबूत है, उसी तरह से संख्या हो सकता है कि हमारा एक हो सदन में, संसद में, लेकिन आज के डेट में 8% वोट बिहार का हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी के साथ इंटैक्ट है, इसको आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। ठीक है, अब अनुराग जी देखिए, कमाल की बात है, अभी हमने नहीं कहा, अगर आपके सर्वे में बता रहा है कि आपके साथ आने से चिराग पासवान के 39% फायदा है, नुकसान 44% का है, ये हम नहीं कह रहे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के सपोर्टर और भारतीय जनता पार्टी के ही लोग कह रहे हैं। नहीं, 67 और 26 9% का फायदा है नहीं, बीजेपी, वो विपक्ष के समर्थक कह रहे हैं, लेकिन एनडीए के समर्थकों में से 67% मानते हैं कि फायदा होगा और 26% कह रहे हैं कि नुकसान। जहां तक भारतीय जनता पार्टी की आदत है कि भारतीय जनता पार्टी से भी पूछा गया कि इनके 36 जो पार्टियों का इन्होंने गठबंधन बनाया, करेक्ट करिए ना, सुनिए मेरी बात, आप करेक्ट करिए ना, प्लीज सुनिए, आपको किस तरह से आप लोगों को नकारा गया था। एनडीए की मीटिंग लास्ट कब हुई थी आप बता नहीं पाएंगे, और ना बीजेपी के प्रवक्ता, सुनिए मैं बोल रहा हूं, बता दीजिएगा, बीजेपी के प्रवक्ता भी नहीं बता पाएंगे एनडीए की मीटिंग कब हुई थी। एनडीए में जो लोग थे उन लोगों का तो कभी सम्मान हुआ नहीं, क्योंकि सत्ता ने कभी उनको पूछा ही नहीं। आज जबकि उनको एहसास हो गया है कि उनकी सत्ता उनके हाथ से फिसल रही है, तब तुरंत के तुरंत जब इंडिया की मीटिंग होती है तो एनडीए की मीटिंग बुलाई जाती है, जिसमें हाईलाइट कौन है?
सबसे बड़ी पार्टी कौन थी उसमें पता है? सबसे बड़ी पार्टी वो जो दो तरह से दो बटी हुई थी, चिराग पासवान, उनको हाईलाइट किया जा रहा था। दूसरी कोई ऐसी पार्टी का नाम बता दीजिए जो आपने लिया हो, अपने मुंह से आपने उस दूसरी पार्टी का नाम भी लिया हो जिसका अस्तित्व नहीं है चिराग पासवान का, उसका नाम लेके क्या बता रहे हो? बिहार में कुछ बचा नहीं है, जो दो भाग में वैसी बटी हुई है। आप दूसरी पार्टी बताइए जो बड़ी पार्टी है जो आपके साथ आई है, जिसका जनाधार हो किसी भी स्टेट में, दूसरी पार्टी बताइए। शिवसेना जिसके 13 सांसद हैं, एनसीपी जिसके 40 जिनको आप 40 करप्शन का आरोप लगा रहे थे, मैं याद दिला दूं, करप्शन का आरोप लगा रहे हैं। हाँ, जिन पे आप करप्शन का आरोप लगा रहे थे। अरे भाई, आपको तो कांग्रेस वालों ने मुलायम सिंह यादव को बकरा बना खड़ा किया था और अमर सिंह ने कहा कि सीबीआई के डर के मारे सपोर्ट किया। आप क्या बात कर रहे हैं? आप बताइए, अभी पूछ रहे थे हमसे, बताइए लीजिए, अभी आप ही जवाब देने में चिड़ जा रहे हैं। बताइए घटक दल बता रहा हूँ ना, शिवसेना। जो कल 13 सांसद नहीं, 2 दिन पहले शिवसेना से हमारा गठबंधन बहुत पुराना है। अच्छा। और बाला साहब ठाकरे की शिवसेना के साथ है। अच्छा। वो जो शरद पवार को अपना आदर्श मानते हैं उनके साथ नहीं है। अच्छा। हमारे साथ एनसीपी है, सुन लीजिए ना, हमारे साथ अपना दल है। अच्छा। हमारे पास जो है सोहेल देव राजभर पार्टी है हमारे साथ। हाँ, नहीं है वो, नहीं है वो। अच्छा, अच्छा, वो छोटी सी जवाब क्या गई तो उनको छड़ी लगातार देखिए अंजना जी बीच में आप इनको अलाउ कर रही है, लगातार ये टोका टोकी कर रहे हैं। और पीएम जातिवाद और धर्म के खिलाफ, धर्म की राजनीति तो सबका राजभर साहब क्या करते हैं, संजय निषाद क्या करते हैं? सबका विकास कर रहे हैं। तो पूरी हम अंतिम व्यक्ति को भी, जो अंतिम किनारे पर खड़ा व्यक्ति है उसको भी विकसित करना। सबका साथ सबका विकास की हम बात करते हैं। हम ऐसी बात थोड़ी करते हैं कि जैसे सत्ता में आ गए SC/ST एट्रोसिटी एक्ट, जितना समाजवादी पार्टी के शासनकाल में दलितों को उत्पीड़ित किया गया, रिकॉर्ड है यूपी में, कभी नहीं किया गया था। मृत्युंजय जी, इसके बाद अनुराग जी जवाब देंगे। मृत्युंजय जी, मेरा प्रश्न आपसे यह है कि क्या अब कांग्रेस पूरी तरह से, जिसको इंडिया आप लोग नाम दे रहे हैं, उसको अपनी तरफ ले जा रही है? क्योंकि आप देखिए ना, ये आप व्यूअर्स चॉइस देखिए, जिसमें साफ सी वोटर के सर्वे में दिख रहा है कांग्रेस को मजबूती मिलेगी, प्रमाणित हो रहा है सोनिया गांधी से। प्रियंका गांधी का चेहरा सबसे ऊपर हो रहा है। नीतीश कुमार जिन्होंने स्टार्ट किया, दिल्ली मुंबई सब एक कर दिया, सबके घर पर वो गए पर्सनली मिलने, नीतीश कुमार नंबर 2 चॉइस हो गए। प्रियंका वाड्रा गांधी भी उनसे ऊपर है। तो क्या कांग्रेस का वर्चस्व इस इंडिया पर, आप लोगों के गठबंधन पर आपने, लगता है अंजना जी, आदरणीय नीतीश कुमार जी का वक्तव्य नहीं सुना है। उन्होंने कल ही कहा है कि उनकी कोई चॉइस नहीं है और शुरुआती दिनों से वो कह रहे हैं कि विपक्ष को एकजुट करना है, देश को, लोकतंत्र को, संविधान को बचाना है। हम लोग विपक्षी पार्टियां मुद्दे की बात कर रहे हैं, महंगाई, बेरोजगारी, भुखमरी, गरीबी, मजदूर, किसान, और ये मोदी जी की बात कर रहे हैं। ये कुर्सी बचाने के लिए एनडीए की बैठक कर रहे थे, वहां देश बचाने के लिए बेंगलुरु में बैठक हो रही थी। 24 के चुनावी महाभारत में मुकाबला बिल्कुल साफ है। देश की जनता मोदी जी बीजेपी सरकार के खिलाफ है, इसलिए जो बातें हो रही है, वो आगे, वो पीछे, वो चेहरा, ये किचकिच में क्यों लोग पढ़ रहे हैं और इस पर क्यों बहस हो रही है, समझ से परे। कौन खुफिया तंत्र वहां गया था बेंगलुरु की बैठक में देखने के लिए? कौन सा कैमरा बीजेपी ने दिया था कि नीतीश जी नाराज हो गए? ये बताइए। हम कह रहे हैं वहां एनडीए की बैठक में 37 दल नाराज थे, सबका हम प्रमाण दे देंगे। ये कोई तर्क पर बात होनी चाहिए। जो अमली जामा पहनाया गया विपक्षी एकजुटता को, जो शक्ल में लाया गया, आप अंजना जी बताइए कितनी बड़ी चुनौती थी। जब इस चुनौती को स्वीकार सहज रूप से, मृत्युंजय जी, इससे भी बड़ी एक चुनौती इंतजार कर रही है, जिस पर अब संजय जी से एक रिएक्शन लेंगे। और वो चुनौती संजय जी ये है कि पंजाब और दिल्ली आम आदमी पार्टी से सीट शेयरिंग पर एक फॉर्मूला यहीं पर निकालना, मतलब किसी युद्ध को जीतने से कम नहीं रहेगा। क्या इस तरफ कुछ बात आगे बढ़ी है? क्या आपको लगता है कि ये मुमकिन भी हो पाएगा? देखिए, 2-3 बातें स्पष्ट कर दूं आपको। पहले जो इंडिया गठबंधन बना है वो किसी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए नहीं बना है और सत्ता हथियाने के लिए नहीं बना है। इंडिया गठबंधन मुख्य तौर पर हिंदुस्तान में लोकतंत्र को बचाने के लिए, संविधान का राज हो, रूल ऑफ ये जो कानून का राज हो, महंगाई, बेरोजगारी, इस तरह के जो मुद्दे हैं, उन मुद्दों से देश की जनता को निजात दिलाई जाए और उसके बाद जो एक नफरत का माहौल है, उस माहौल से लोगों को मुक्ति दिलाई जाए।
और जैसे एक भारत की जो एक आत्मा है जिसमें हर वर्ग के लोग एक साथ भाई भाई बनकर रहते हैं, एक दूसरे के साथ प्यार मोहब्बत, वो विचार लेकर हम आए हैं। आप लोग बस ये ढूंढने में लगे कि दूल्हा कौन है, प्रधानमंत्री कौन बन रहा है। और जब हम इतने व्यापक दृष्टिकोण के साथ इस गठबंधन को तैयार करने में लगे हैं, तब सीट शेयरिंग कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं रहेगा। उसको सॉर्ट आउट कर लिया जाएगा। आम आदमी पार्टी के नेता नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे, इस तरह का एक प्रचार चलता रहा। आखिरकार आम आदमी के नेता एक नहीं, तीन नेता पहुंचे। उसके बाद बोला गया कि अब बोला जाएगा कि भाई सीट शेयरिंग से वो भी हम सॉल्व कर लेंगे। बड़ा विषय क्या है, जो महाराष्ट्र की अभी चर्चा चल रही थी शिवसेना और एनसीपी के बारे में, इतना याद रखिएगा, शिवसेना और एनसीपी दोनों महाराष्ट्र के एक बड़े मजबूत पेड़ हैं, बरगद की तरह। इन पेड़ों से जो कुछ पत्ते टूट गए हैं, उन पत्तों को एनडीए में जमा किया गया है, लेकिन जड़ों को जमा के रखने वाले जो पेड़ हैं आज भी इंडिया का हिस्सा है। जो बाला साहब ठाकरे जी के सुपुत्र श्री उद्धव ठाकरे और उनकी पूरी पार्टी आज इंडिया का हिस्सा है। शरद पवार जी जो कि एनसीपी के संस्थापक है, जिनके पीछे एक पूरा का पूरा भयंकर जनाधार है, बहुत बड़ा जनाधार है। जो अभी एक सर्वे आया उसमें ऐसा लगा कि लगभग 67% लोग शरद पवार जी के पक्ष में आज भी हैं। तो पूरी पार्टी यहां पे है। तो बिल्कुल उसी तरीके से शिवसेना और एनसीपी के साथ भी कांग्रेस का सीट शेयरिंग बहुत अच्छे से होगा। आम आदमी पार्टी के साथ भी पंजाब और दिल्ली में सीट शेयरिंग होगा ही होगा। और आम आदमी पार्टी के लोग खुद बहुत उत्साहित हैं कि भाई कांग्रेस के साथ एक गठबंधन में शामिल होकर के किसी तरीके से भारत को बचाया जाए, देश की जनता को राहत देने का काम किया जाए। क्योंकि अगर 2024 जिसके आंकड़े बार बार 2019 के हिसाब से बताए जाते हैं कि हम लोग लगभग 50% से ज्यादा वोट से जीते हैं, यहाँ पे 4 लाख 5 लाख के मार्जिन से जीते हैं। हिंदुस्तान में वोटरों का मिजाज बदलने में 1 हफ्ता लगता है। 5 साल हो गए और 5 साल में इतने सारे मुद्दे निकल के आ गए हैं, इतने सारे मुर्दे कब्र से निकल के आ गए हैं कि अब भारतीय जनता पार्टी के लिए अपना जनाधार बचाना बहुत मुश्किल होगा। और निश्चित तौर पर इंडिया का गठबंधन पूरी ताकत के साथ भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से उखाड़ कर फेंक कर अपनी सत्ता स्थापित करने के आएगा। तब हम जीतने के बाद तय कर लेंगे कि हमारा नेतृत्व कौन करेगा, प्रधानमंत्री कौन बनेगा। आज तक इस पर कोई मतभेद नहीं है, कोई झगड़ा नहीं है। खड़गे जी स्वयं बोल चुके हैं कि प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नहीं है, नीतीश कुमार खुद बोल चुके हैं प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नहीं। अब ये मीडिया में इस तरह का एक दुष्प्रचार चलता रहता है, ये प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, वो बनना चाहते हैं। हमारे अंदर ऐसी कोई महत्वाकांक्षा नहीं, कोई लालसा नहीं है। लालसा सिर्फ इतनी है कि इस बार अपोजिशन की सरकार सेकुलर डेमोक्रेटिक सरकार बनाने का प्रयास पूरा किया जाए। ठीक है, संजय जी से कमेंट की शुरुआत करते हुए, संजय जी क्या उनकी बातों में आपको दम दिखता है? 2 विषय पर मैं स्पेसिफिक आपका कमेंट चाहूंगी। जब वो कहते हैं कि जो पेड़ की जड़ें हैं यानी शरद पवार और उद्धव ठाकरे, उनके चेहरों की क्रेडिबिलिटी भारी पड़ेगी एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे में 2024 के चुनाव में। आपको क्या दिखता है ओवरऑल जो बातें उन्होंने कही? देखिए, जड़ की बात कर रहे हैं, निश्चित रूप से अगर आप जड़ की अगर हम बात करें तो निश्चित रूप से यह लगता है कि जो उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना है या जो शरद पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी है, जड़ तो वही है। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि जड़ों में भी दीमक लग जाती है। ऐसा नहीं है कि जड़ों में दीमक नहीं लगती है, जड़ों में कोई समस्या नहीं आती। तो मुझे लगता है पार्टी के साथ कुछ ऐसा ही होता हुआ मुझे दिखाई पड़ रहा है। मैं जनाधार के हिसाब से कह रहा हूं, जनाधार खिसका हुआ है। पार्टी के इतना बड़ा हिस्सा, दोनों पार्टियों को अगर आप देखें, इतना बड़ा हिस्सा टूटकर दूसरी तरफ चला जाता है। वो पार्टी में स्प्लिट के जैसा मैं नहीं देखता हूं। पूरी की पूरी पार्टी चली गई है उधर। और दूसरी बात ये जो बार बार इस बात का जिक्र होता है कि 2019 से क्यों तुलना किया जाता है, वो आधार है हमारे लिए, वो आधार है, उसके बेसिस पर तुलना होती है। और तीसरी बात कि जनता का मूड बदलता हुआ दिखता है। जनता का मूड बदलता हुआ दिखने का भी कोई पैमाना होना चाहिए। और ये सारे पैमाने तो बता रहे हैं। अगर आप सर्वेस को भी देख लें तो लगभग ये सारे पैमाने बताते हैं, 2-3 चीजें बताते हैं। जरूर प्राइस राइज और अनएम्प्लॉयमेंट, 2-3 चीजों पर जनता के बीच में नाराजगी है। और उस पर अगर विपक्ष अपना प्लान स्ट्रैटेजी बनाए, 2 लाइन सिर्फ अनुराग भदौरिया जी, 2 लाइन। देखिए, एक बात तो तय है कि एमएलए के टूटने से पार्टियां नहीं टूटती हैं। एमएलए तो आप अपने जोड़ के अपने साथ ले जा सकते हो, पार्टियां जैसे उन्होंने बोला जड़ वही रहती है। जहां तक भारतीय जनता पार्टी की अब हाल ये हो गया है, कितने घबराए परेशान है इंडिया से कि वो अब अपने कुनवा को भी खोजते हैं तो टॉर्च लेके खोजना पड़ता है। तो किसी देखिए, महाराष्ट्र में जब तीसरी बैठक विपक्षी दलों की होगी इंडिया की मुंबई में, तो उसमें जो एनडीए में शामिल दल थे, उसमें भी आप देखेंगे कितने लोग हमारे साथ होंगे। धीरेन्द्र जी, एक तरफ शेर है और दूसरे तरफ रंगे सियार।
इससे कोई आंकड़े से फर्क नहीं पड़ता है। और दूल्हे की जहां तक बात कर रहे हूँ, दूल्हे का चेहरा पुराना लगता है, अब वो दूल्हा नहीं चलने वाला है, सब दूल्हे को पहचान रहा है कि वही। अरे राजनीति में, लोकतंत्र में जनता शेर होती है। महंगाई और बेरोजगारी क्या गले की फांस बन सकते हैं? बिल्कुल नहीं, क्योंकि हम महंगाई को भी रोकते हैं और रोका है। बेरोजगारी में भी हमने रोजगार दबा कर दिया है। 2 करोड़ से अधिक लोगों को ईपीएफओ में रजिस्टर कराया है। और दूसरा 272 प्लस 2014, 300 प्लस जो है 2019, 350 प्लस जो है हम निश्चित तौर पर 2024 में प्राप्त करेंगे। हम लक्ष्य को जो है रिकॉर्ड संख्या हमने रख लिया है। आप सभी का बहुत धन्यवाद पीएससी में हमारे साथ जुड़ने के लिए। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए आज तक।